बच्चों वेलकम बैक इन वीडियोस क्लासेस। तो हमारे योद्धा कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत ही मजेदार, दमदार और जोरदार होंगे। तो चलिए, वैलेंटाइन डे का टाइम चल रहा है, साथ साथ आपका एग्जाम भी चल रहा है। तो वैलेंटाइन डे भी आपको सेलिब्रेट करना है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करना है। तो चलिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं गेम चेंजर, यानी वो क्वेश्चंस को करने से हमारा पूरा का पूरा पीपीएम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला वन शॉट्स नहीं गन शॉट शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर्स का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। एकदम धुआं धुआं कर देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए क्या बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। क्या है व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? तो पहले समझो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में रिसोर्सेस, टास्क और एक्टिविटी को अरेंज करके इस तरीके से प्रेजेंट करना ताकि किसी भी गोल को एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। मतलब काम को ऐसे ऑर्गेनाइज करना कि सब स्मूथली चले, उसे हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। सर ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स का मतलब है एक फॉर्मल सिस्टम्स जिसमें रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप डिफाइन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अचीव करने में हमें मदद करता है, जिसमें रिपोर्टिंग लाइंस, अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो क्लियर होता है। इसे हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 लाइन ऑर्गेनाइजेशंस। क्या है? लाइन ऑर्गेनाइजेशंस। तो अब आप समझना लाइन ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, मैं इसको क्लियर करता हूं। देखो, लाइन ऑर्गेनाइजेशनल एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स है। लाइन ऑर्गेनाइजेशनल एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स है जिसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल से लोअर लेवल तक डायरेक्टली फ्लो करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, लाइन ऑर्गेनाइजेशंस एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स है जिसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल से लोअर लेवल तक डायरेक्टली फ्लो करता है। हर इंप्लॉई को एक सुपरवाइजर्स के अंदर रिपोर्ट करना पड़ता है, जिसे हम लाइन ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। जैसे स्कूल्स में प्रिंसिपल से लेकर टीचर तक डायरेक्ट हियरार्ची होती है। प्रिंसिपल के नीचे हेड मास्टर्स, उसके नीचे सब्जेक्ट टीचर्स और फिर स्टूडेंट्स आते हैं। इसमें सबका क्लियर चेन कमांड होता है और सब कोई एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम लाइन ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन अथॉरिटी। किसकी बात कर रहे हैं हम? डिफाइन अथॉरिटी। अब अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब है वो लीगल पावर या राइट जो किसी को ऑर्गेनाइजेशंस में डिसीजंस लेने और दूसरे को इन्फ्लुएंस करने का राइट देता है। यानी ये राइट किसी ऑफिशियल पोजीशंस के थ्रू मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अथॉरिटी बोलते हैं। ऐसे समझो जैसे टीचर्स को स्कूल में अथॉरिटी होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दे और उन्हें डिसिप्लिन में रखे। नहीं तो तुम जैसे और हम जैसे बैक बेंचर्स पूरे स्कूल को क्या कर देगा? तबाह कर देगा। तो इसके लिए टीचर्स क्या करते हैं? टीचर्स उसको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बोलते हैं और इसकी पावर उन्हें दिया जाता है, जिसे हम अथॉरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अथॉरिटी बोलते हैं। जैसे तुमने देखा होगा इंडिया गॉट टैलेंट ने क्या क्या बर्बादी और तबाही मचा के रखा है, कितना दुर्गंध मचा के रखा है। हर पॉलिटिशियन उसके अगेंस्ट जा रहा है, हर कोई इसके ऊपर केस फाइल कर रहा है। क्यों? आज के यूथ, 20 से 30 साल का यूथ, 15 से 30 साल का यूथ क्या देख रहा है? पॉर्न रिलेटेड कंटेंट ही तो देख रहा है। जिस चीज को आज के टाइम पे गवर्नमेंट को उसी चैनल पे हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे बिजनेसमैन जाकर के इंटरव्यू और पॉडकास्ट दे रहे थे, और आज उनको लग रहा है ये चीज क्या है, बहुत खराब हुआ है, आज इसके ऊपर स्टेप लिया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब, और गवर्नमेंट ऑनलाइन कंटेंट को लेकर अगर पहले से क्या कर दे, एक मापदंड बना दे, एक रूल्स बना दे, अथॉरिटी को बोले अगर ऐसा कोई कुछ करता है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए,
कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या कोई इस तरह के कंटेंट यूज करेगा? क्योंकि एल्गोरिदम ये बोलता है यूट्यूब का, जितना घटिया कंटेंट होगा लोग उतना क्या करेंगे, ज्यादा व्यू बढ़ चढ़ के देंगे, उतना उसको देखने में मजा आता है। तो अब देखिए क्या हो रहा है। तो ये पहले से डिसीजन लेना चाहिए था। ये हमारा अथॉरिटी का डिसीजन होता है, कैसे पावर मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। व्हाट इज मीन्ड बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है एक मैनेजर अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सब ऑर्डिनेट को दे देता है, ताकि वो अपने लेवल पर डिसीजंस ले सके और एक्शंस ले सके। मोदी जी क्या करते होंगे, अपने जो चीफ मिनिस्टर जितने भी हैं उनको एक पावर देते होंगे। चीफ मिनिस्टर किसको पावर देते होंगे? आईएएस और आईपीएस को पावर देते होंगे। यानी उसके हर एक अलग अलग लेवल पे पावर दिया जाता होगा, ताकि वो अपने तरीके से क्या ले सके, डिसीजंस ले सके। दिक्कत है यहां तक? नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका है ये है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम? डिसेंट्रलाइजेशन। सर डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिसीजन मेकिंग पावर को लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसमें हर डिपार्टमेंट या इंडिविजुअल अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। इससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनोमी मिलता है। मतलब जैसे एक कंपनी में हर डिपार्टमेंट को अपना बजट और प्रोजेक्ट का डिसीजंस लेने का पावर मिलता है, तो कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट्स है उसको हर छोटी बात को डिसीजंस लेने में मदद मिलता है, क्योंकि वो खुद क्या लेता है, डिसीजंस लेता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिसीजंस मेकिंग पावर को लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसमें हर डिपार्टमेंट या इंडिविजुअल अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। इससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनोमी मिलता है, और इससे हमें इंडिपेंडेंसी फील होता है, जो हम किस तरीके से बेटर तरीके से काम को कर सकते हैं। इसीलिए हम इसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। सर क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट हम चल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स में जो पहला टॉपिक है यह है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ साउंड एंड हेल्थी ऑर्गेनाइजेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? साउंड एंड हेल्थी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं। यानी एक हेल्थी ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है कि ऐसी मैनेजमेंट सिस्टम जो एफिशिएंटली काम कर रहा हो। क्या कर रहा हो? एफिशिएंटली काम कर रहा हो, स्मूथली चल रहा हो, और सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा हो। इसके कुछ की फीचर्स में आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। पहला पॉइंट आता है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या आता है? डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम को छोटी छोटी मैनेजेबल पार्ट में तोड़ देते हैं और उन्हें स्किल लोगों को जरिए काम करवाते हैं। यानी कि जो जिस चीज में एक्सपर्टीज होगा उसको वो काम दिया जाएगा। जैसे एक रेस्टोरेंट्स में एक शेफ क्या करता है? सिर्फ खाना बनाता है। एक वेटर क्या करता है? सिर्फ ऑर्डर लेता है। और एक कैशियर क्या लेता है? सिर्फ पेमेंट लेता है। इसीलिए हम इसे डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको जो काम आएगा वो उसी काम को करेगा। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों? डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। होप से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हियरार्ची। क्या है? हियरार्ची ऑर्गेनाइजेशंस का एक क्लियर स्ट्रक्चर्स होता है, जिसमें अथॉरिटी और रिपोर्टिंग लेवल डिफाइन होते हैं। क्लियर है ना? स्कूल में प्रिंसिपल्स के नीचे टीचर, टीचर के नीचे स्टूडेंट्स होता है, और हर किसी का अपना क्लियर क्या होता है? एक स्ट्रक्चर्स होता है, और उसमें सबका रोल प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया जाता है, किसे क्या करना है, किसे क्या नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन। सर इसका मतलब क्या है? सिमिलर टास्क और फंक्शंस को एक यूनिट या डिपार्टमेंट में हम ग्रुप कर देते हैं। जैसे एक कंपनी में आपको एचआर डिपार्टमेंट मिलेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट मिलेगा और मार्केटिंग डिपार्टमेंट मिलेगा, लेकिन सबका काम क्या होगा? अलग अलग होगा। नेक्स्ट जो आपका है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट्स, यह है कोऑर्डिनेशन। क्या है? कोऑर्डिनेशन। सर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिपार्टमेंट और लोगों का काम प्रॉपरली इंटीग्रेट करना होता है, ताकि गोल एफिशिएंटली क्या हो सके? अचीव हो सके। अगर एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है तो डिलीवरी टीम, कस्टमर सपोर्ट और वेयर हाउसेस टीम को सही तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। डिलीवरी टीम का काम क्या है? सही टाइम पे डिलीवर करना। वेयर हाउस में सामान को स्टोर करना पड़ता है, ऑर्डर लेना, ये सब चीजें क्या होना चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका आता है पॉइंट्स, ये है डेलीगेशंस। क्या है?
डेलीगेशन। सर डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा बताइए। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्प्लॉय या टीम्स में डिवाइड करना। अथॉरिटी, मैं रिपीट कर रहा हूं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्प्लॉय या टीम में डिवाइड करना। एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम के जो मेंबर है ना उसको डिफरेंट टास्क असाइन करता है और उसके हिसाब से वो काम को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल। क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक मैनेजर्स को के अंदर कितने लोग काम करते हैं हम सबको पता है, तो क्या करेगा मैनेजर ना, उन सारे लोगों को ना मेंटेन करेगा, उसकी एफिशिएंसी को कंट्रोल करेगा। यानी बैलेंस मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। अगर एक टीचर्स है और उसके 30 स्टूडेंट्स हैं तो वो सारे स्टूडेंट्स क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकता है। उसको पता है कि मैं इतने ही स्टूडेंट्स को क्या कर सकता हूं। जैसे एक साथ में अगर 30 स्टूडेंट्स 100 डाउट पूछ रहा है तो पॉसिबल है क्या? तो उसको प्रॉपर तरीके से बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं बोलूंगा कितने ऐसे डाउट हैं जो सबका कॉमन है, वो मेरे को बता दो, ताकि मैं वो क्या कर सकूं, आपका क्लियर कर सकूं। तो ये जरूरी होता है कि नहीं होता है? हाँ सर ये जरूरी होता है। तो सर क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना। नेक्स्ट हम जो चल रहे हैं ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस इन ब्रीफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। सर मेरे को बताओ ये क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछ रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एक ब्लूप्रिंट होता है जो बताता है कि काम कैसे एलोकेट किया जाएगा, अथॉरिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी और कम्युनिकेशंस कैसे फ्लो होगा। इसके कितने पार्ट्स हैं ये देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट्स आता है ना, ये आता है लाइन ऑर्गेनाइजेशंस। क्या आता है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी बता चुका हूं, ये सिंपल स्ट्रक्चर्स है जिसमें अथॉरिटी टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। आर्मी स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, जिसमें ऑर्डर कहां से मेंटेन होता है, टॉप लेवल ऑफिसर से लेकर सोल्जर तक। टॉप लेवल ऑफिसर जो बोलेगा वो सोल्जर को वो करना पड़ेगा। दूसरा आता है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें लाइन मैनेजर्स को एडवाइजरी और सपोर्टिव स्टाफ मिलते हैं जो उनका हेल्प करता है। जैसे हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर काम करते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट देने के लिए नर्सेस और एडमिन स्टाफ भी होते हैं जो उनको क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। नेक्स्ट आपका है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। वर्क को स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। जैसे एक आईटी कंपनी में अलग अलग टीम होते हैं, जैसे कोडिंग का अलग टीम होगा, टेस्टिंग का अलग टीम होगा और सपोर्ट टीम अलग होगा। उसके हिसाब से सबको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। सर ये क्या होता है? टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। जैसे ओलंपिक इवेंट के लिए आप देखोगे ना, टेम्पररी मैनेजमेंट टीम बनाई जाती है। सिर्फ किसके लिए? ओलंपिक इवेंट्स के लिए बनाई जाती है। फिर आपका आता है न्यू ऑर्गेनाइजेशंस। क्या है? न्यू मॉडर्न स्ट्रक्चर्स। जैसे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का नाम सुने हो क्या? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्स या वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ये नए बिजनेस मॉडल्स को सपोर्ट करते हैं। रिमोट वर्किंग कंपनी जो मल्टीपल टीम के साथ में क्या होता है, वर्चुअली काम कर रहे होते हैं। यानी हम फिजिकली अवेलेबल नहीं होते हैं, हम किस तरीके से अवेलेबल होते हैं, वर्चुअली अवेलेबल होते हैं। कोई डाउट है आपको यहां तक? नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला पॉइंट क्या है? अथॉरिटी। अथॉरिटी समझिएगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशंस। सर समझ में आया ना? लाइन ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, इसकी अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी टॉप टू बॉटम फ्लो करे। क्या करेगा अथॉरिटी? टॉप टू बॉटम। और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में ना अथॉरिटी एडवाइजरी होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। क्या होता है? अथॉरिटी जो होता है ना एडवाइजरी होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या होता है? लाइन मैनेजर डायरेक्टली कंपनी की ऑब्जेक्टिव अचीव करता है। किसके ऑब्जेक्टिव अचीव करता है? कंपनी की ऑब्जेक्टिव अचीव करता है। और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, स्टाफ मैनेजर सिर्फ सपोर्ट और एडवाइस देता है, डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो डिसीजन मेकिंग है ना, लाइन मैनेजर अपने एरिया के डिसीजन ले सकता है, जबकि स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, फाइनल डिसीजन नहीं ले सकता है। कोई डाउट है यहां तक? फिर है हियरार्ची। लाइन ऑर्गेनाइजेशंस में ना स्ट्रिक्ट हियरार्ची होता है। क्या होता है? स्ट्रिक्ट हियरार्ची होता है, जबकि स्टाफ ऑर्गेनाइजेशंस में ना फ्लेक्सिबल और एडवाइजरी बेस्ड हियरार्ची होता है। फ्लेक्सिबल और
एडवाइजरी बेस्ड ईआरची होता है। जैसे अगर एग्जांपल बोलूं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर एक लाइन मैनेजर होगा जो डायरेक्टली प्रोडक्शन कंट्रोल करेगा, लेकिन एचआर मैनेजर जो होता है ना, एक स्टाफ मैनेजर होगा जो सिर्फ हायरिंग और पॉलिसी में सपोर्ट करेगा, उसके अलावा कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। क्लियर है कि नहीं आपको? हाँ जाना, यस या नो? सर क्लियर है ना? नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर 4, नैरेट द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। सर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डेप्थ में बताइए सर, प्लीज सर डेप्थ में बताइए। मैं आपको बहुत कॉमन वर्ड में बताता हूं। डेलीगेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? एक मैनेजर अपने कुछ अथॉरिटी अपने सब ऑर्डिनेट को देता है। किसको देता है? अपने सब ऑर्डिनेट को देता है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसीजन मेकिंग पावर लोअर लेवल तक ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहां तक डिस्ट्रीब्यूट होता है? लोअर लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। डेलीगेशन का स्कोप क्या है? लिमिटेड स्कोप है, एक मैनेजर के लेवल तक ही क्या रहेगा? सीमित रहेगा। डिसेंट्रलाइजेशन का ब्रॉड स्कोप होता है, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के अक्रॉस इसको बांट दिया जाता है। डेलीगेशन में कंट्रोल का मतलब क्या है? अल्टीमेट कंट्रोल मैनेजर के पास में रहेगा। और डिसेंट्रलाइजेशन में लोअर लेवल मैनेजमेंट्स को डिसीजन मेकिंग फ्रीडम होता है। क्या होता है? डिसीजन मेकिंग फ्रीडम होता है। डेलीगेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी, काम फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि फाइनल डिसीजन कौन लेता है? मैनेजर्स का होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, क्योंकि मल्टीपल लेवल पर डिसीजंस होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल लेवल पे डिसीजंस होते हैं। डेलीगेशन, एक शॉप का ओनर अपने कैशियर को ट्रांजैक्शन हैंडल करने की अथॉरिटी देता है, जिसे हम डेलीगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेलीगेशंस बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन, एक मल्टीनेशनल कंपनी अपने हर कंट्री के ऑफिस को अपनी पॉलिसी बनाने की अथॉरिटी देता है, इससे हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक सर पूरा क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपको पूरा समझ में आया है ना? ओके, नेक्स्ट चलते हैं सर। अगर आपको ये समझ में आ गया है, अच्छा, अब ये अगर पूरा समझ में आ चुका है तो इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड ऑन है, जैसे डिसीजन मेकिंग है और स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस है। डिसीजन मेकिंग क्या है? सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है, जो डिफाइंड पैरामीटर के अंदर ही होता है। ब्रॉड डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ ट्रांसफर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस के मल्टीपल काम करने मजबूर करता है। तो यानी कि ये देखना पड़ता है डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन कर क्या रहा है। मैं सिंपल में बता रहा हूं, डेलीगेशन एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है जो एक स्पेसिफिक टास्क या प्रोजेक्ट के लिए होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है जिसमें डिसीजन मेकिंग लोअर लेवल तक परमानेंटली शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है ना? फिर से सर और बताओ, नहीं समझ में आया? सर इजीली याद रखें, एग्जाम में जाते ही भूल जाते हैं। डेलीगेशन, एक सुपीरियर किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए अथॉरिटी देता है, लिमिटेड कंट्रोल होता है, उसे हम डेलीगेशन बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, इंटायर डिसीजन मेकिंग जो लोअर लेवल तक ट्रांसफर होता है, जिसपे ब्रॉड कंट्रोल होता है, उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। होप सो अब आपको यहां तक समझ में आया ना? अब आते हैं ऐसे टाइप्स क्वेश्चंस में। किसमें आते हैं? ऐसे टाइप्स क्वेश्चंस में। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे टाइप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चंस क्या है, ये देखते हैं। डिस्कस द एडवांटेज ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। डिस्कस द एडवांटेज ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला पॉइंट्स जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ये है क्लियर चेन ऑफ कमांड। क्या है? क्लियर चेन ऑफ कमांड। हर इंप्लॉय को पता होता है कि उसका बॉस कौन है और किसको रिपोर्ट करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हर इंप्लॉय को यह पता होता है उसका बॉस कौन है और किसको रिपोर्ट करना है। इसे बोलते हैं क्लियर चेन ऑफ कमांड। दूसरा पॉइंट, यूनिटी ऑफ कमांड। क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। सर क्या होता है? हर इंप्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस को रिपोर्ट करना पड़ता है, इससे कंफ्यूजन नहीं होता है। यानी एक आदमी के 10 बॉस नहीं होंगे। अगर एक बॉस होगा तो उसका क्लियर इंस्ट्रक्शन क्या होगा, उसको मिलेगा और उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। थर्ड पॉइंट सर, क्विक डिसीजन मेकिंग। सर क्विक डिसीजन मेकिंग क्या होता है? सेंट्रलाइज अथॉरिटी होने के कारण डिसीजंस कई बार क्या होता है? फास्ट होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक स्मॉल बिजनेस में ओनर खुद से सारे डिसीजंस लेता है बिना किसी के परमिशन से। इससे क्या होगा? वो क्विकली डिसीजंस ले पाएंगे। अगर आप खुद ओनर हैं तो आप क्या कर पाएंगे? अपना डिसीजंस खुद ले पाएंगे।
जैसे अगर तुम अपने दोस्तों का डिसीजन लोगे ना तो कभी भी तुम्हारा ब्रेकअप करवा देगा। तो तुम जब भी ब्रेकअप करने की कोशिश करो तो पहले सोच लो डिसीजन तुम्हारा क्या होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। अब तुमको किसी से प्यार हो गया है ना, तुम्हारा दोस्त बोलेगा वो लड़की ही सही नहीं है। क्यों ऐसा बोलेगा तुमको पता है ना? क्यों बोलेगा? वो चाहेगा नहीं जो मतलब तुम क्या हो जाओ उससे, मतलब प्यार मोहब्बत कर बैठो। हो सकता है वही लाइन मार रहा हो जो बोल रहा हो तो लड़की क्या नहीं है, सही नहीं है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है ना, अगर हम खुद डिसीजन लेंगे तो फास्ट डिसीजन। नेक्स्ट है डायरेक्ट सुपरविजन। सर ये क्या होता है? मैनेजर्स अपनी सब ऑर्डिनेट्स को डायरेक्टली मॉनिटर और गाइड कर सकता है। मैनेजर्स अपनी सब ऑर्डिनेट को डायरेक्टली मॉनिटर और गाइड कर सकता है। नेक्स्ट है आपका क्लैरिटी इन रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर इसका मतलब क्या है? हर इंप्लॉय का रोल डिफाइन होता है जिससे कंफ्यूजन कम होगा। जिससे क्या होगा? कंफ्यूजन कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है ये आता है स्पेशलाइजेशन। क्या आता है? स्पेशलाइजेशन। इंप्लॉय अपने स्पेसिफिक टास्क पे ध्यान देता है जो एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। क्या करता है? एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। सर क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है ये है एफिशिएंट कम्युनिकेशंस। क्या है? एफिशिएंट कम्युनिकेशंस यानी क्लियर हियरार्ची होने से अकाउंटेबिलिटी फिक्स होता है। अगर एक क्रिकेट टीम हार जाए तो ब्लेम किस पे जाएगा? कैप्टन पे आएगा ना, क्योंकि वही लीडर था। तो उसको क्या बोले? कैप्टेंसी से हटा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका है ये है इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। सर इसका मतलब क्या है? ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स है ना, हम क्या कर सकते हैं? कैप्टन को हटा सकते हैं। इसलिए कैप्टन को क्या करना पड़ेगा? ऐसा टीम अरेंज करना पड़ेगा जो अच्छे से परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट इंप्लीमेंटेशन। सर इसका मतलब क्या है? अपर लेवल मैनेजर्स का डिसीजन जल्दी इंप्लीमेंट हो जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अपर लेवल का जो मैनेजमेंट है ना वो जल्दी क्या होता है? इंप्लीमेंट हो जाता है। एक कंपनी का सीईओ अगर नए रूल्स इंप्लीमेंट करे तो वो तुरंत एम्प्लॉय तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट्स आते हैं ये पॉइंट्स है आपका सेंट्रलाइज कंट्रोल। क्या है? सेंट्रलाइज कंट्रोल। टॉप लेवल मैनेजमेंट्स का पूरा कंट्रोल होता है। क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट्स का पूरा कंट्रोल होता है। बेटा क्लियर है कि नहीं है? यानी एक स्कूल का प्रिंसिपल पूरा कंट्रोल रखता है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होनी चाहिए। सर क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। किसकी बात कर रहे हैं? एडवांटेज ऑफ स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट क्या है ये बताओ? स्पेशलाइज एक्सपर्टीज। एक्सपर्ट अवेलेबल होते हैं जो स्पेशलाइज नॉलेज देते हैं। क्या देते हैं? स्पेशलाइज नॉलेज देते हैं। जैसे एक बैंक में आईटी डिपार्टमेंट सिर्फ टेक्निकल इशू हैंडल करता है और बाकी लोगों को उसका टेंशन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि पता है आईटी डिपार्टमेंट ही क्या कर सकता है? टेक्निकल प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है। दूसरा है सपोर्ट टू लाइन पोजीशंस। क्या है? सपोर्ट टू लाइन पोजीशन। लाइन मैनेजर्स को एडवाइजरी सपोर्ट मिलता है जो उनके काम को इजी बनाता है। यानी हॉस्पिटल में एचआर डिपार्टमेंट डॉक्टर के हायरिंग का काम देखता है। किसका देखता है? डॉक्टर के हायरिंग का काम देखता है। नेक्स्ट है एफिशिएंट रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। रिसोर्सेस इफेक्टिवली यूज किया जाता है। एक कंपनी की मार्केटिंग टीम जो है ना सिर्फ ब्रांड के प्रमोशन पे ध्यान देता है। प्रोडक्शन टीम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे देता है। किस पे देता है? मैन्युफैक्चरिंग पे देता है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। क्या है? इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। स्पेशलाइज रोल होने से ना एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाता है। स्पेशलाइज रोल होने से क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है इनहेंस डिसीजन मेकिंग। सर क्या बोल रहा है? स्टाफ जो है ना वो पोजीशन बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प। स्टाफ का पोजीशन किस पर डिपेंड करता है? जैसे फुटबॉल टीम में एक कोच स्ट्रेटजी बनाता है और उस स्ट्रेटजी को कौन इंप्लीमेंट करता है? कैप्टन इंप्लीमेंट करता है। तो हर क्रिकेट टीम में रणनीति कौन बनाएगा? कोच बनाएगा। और उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? गौतम गंभीर अगर स्ट्रेटजी बनाएगा तो इंप्लीमेंट कौन करेगा? जो कैप्टन है वो करेगा। क्लियर है कि नहीं है? ओके। नेक्स्ट है आपका पॉलिसी डेवलपमेंट एंड कंप्लायंस स्टाफ। सर इसका मतलब क्या है? पॉलिसी डेवलपमेंट एंड कंप्लायंस स्टाफ का मतलब क्या है? पॉलिसी और रूल कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। क्या करता है? कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। कोई डाउट है यहां तक? पॉलिसी और रूल क्या मेंटेन करता है? कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। होप से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स। क्या है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग और ग्रोथ का स्कोप मिलता है। क्या मिलता है? एम्प्लॉय को ट्रेनिंग और ग्रोथ का भी क्या मिलता है? स्कोप मिलता है। एक आईटी कंपनी अपनी एम्प्लॉय को नए सॉफ्टवेयर सिखाएगा, इसके लिए उसे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्या आता है?
क्वालिटी एश्योरेंस। अब क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है ये भी समझ लो। क्वालिटी चेक करता है और मॉनिटरिंग करना इजी होता है। अगर एक अलग से क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बना दोगे ना तो वो उससे क्या होगा ना, डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हमें सारे प्रोडक्ट क्या होगा, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। सर क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और लर्निंग का एनवायरनमेंट बनता है। जैसे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट नए इनोवेशंस पे काम करता है जो मार्केट में ग्रोथ करने में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटेजिक सपोर्ट्स। क्या है स्ट्रेटेजिक सपोर्ट? सर ये क्या होते हैं, सिंपल, फ्यूचर प्लानिंग और बिजनेस स्ट्रेटेजी इंप्रूव होता है। एक स्टॉक मार्केट जो फॉर्म है ना वो हमेशा रिसर्च करता है। इसके लिए वो रिसर्च डिपार्टमेंट इन्वेस्टर्स को बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करता है। सर सिंपल सी बात है, जब अगर वो अच्छा स्टॉक्स किसी को नहीं पिक करने के लिए बोलेगा तो कल को उसकी जो पैसे उसमें लगाता है, जो कमीशन प्रोवाइड करता है, उसके साथ में काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो ये सब चीजें हमें देखना पड़ता है। सर क्लियर है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिसएडवांटेज ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला है लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है, यानी एक्सटर्नल चेंज को अडेप्ट करने में स्लो होता है। अगर एक होटल का जो फिक्स मेन्यू है तो नए कस्टमर्स डिमांड को अडेप्ट करने में क्या हो जाएगा, नए कस्टमर्स, जैसे मान लो मैं 4-5 आइटम बनाता हूं, क्या बनाता हूं, 4-5 आइटम, तो नया आइटम बनाने में मेरे को प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। क्या है, एम्प्लॉय को मल्टीपल रोल्स करने पड़ते हैं जो एफिशिएंसी को कम कर सकता है। क्या कर सकता है, कम कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो है ये है ओवरबर्डन मैनेजर्स। मैनेजर्स के ऊपर ज्यादा वर्कलोड आ सकता है जिससे बहुत प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ओके, ओवरबर्डन मैनेजर्स के बाद है कम्युनिकेशन बैरियर। क्या है, कम्युनिकेशंस बैरियर। यार्चिकल स्ट्रक्चर्स होने से ना इंफॉर्मेशन डिले हो सकता है। यानी एक कंपनी में अगर जूनियर एम्प्लॉय को सीईओ तक का अगर कोई कंप्लेंट पहुंचाना है ना तो उसमें टाइम काफी क्या होगा, लग जाएगा। आपने देखा होगा कई सारे स्ट्राइक हो जाते हैं, कई सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन पीएम तक बात पहुंचाना इतना आसान नहीं होता, सीएम तक बात पहुंचाना इतना आसान नहीं होता। इसमें प्रोसेस होता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, क्या है सही, क्या था गलत, क्या था, इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। नेक्स्ट जो आपका इसमें आ रहा है यह है लैक ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। क्या है, लैक ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। सर क्या बोल रहा है, लैक ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय के पास इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग का पावर होता है। अगर एक ऑफिस का एम्प्लॉय नए आइडिया सजेस्ट करेगा ना तो मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, इग्नोर करे तो क्रिएटिव काम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जब भी कोई नया मतलब आइडिया दिए ना तो उसको हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए, देखना चाहिए भैया क्या है क्या नहीं है। चलिए सर ये चैप्टर हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट्स हो चुके हैं। होप सो आपको यहां तक तो समझ में आ चुका होगा जो हमने क्या बोला, क्लियर कि नहीं है। अब सेम चीज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, डिसएडवांटेज, यानी कि ऑलमोस्ट सब कुछ क्या है, सेम है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में। थैंक यू सो मच।